सो हेलो एवरीवन, नाउ इट इज टाइम फॉर आवर इकोनॉमिक्स रिवीजन। अगर आपके काउंसिल ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट दीज फोर चैप्टर्स आर गोइंग टू कम फॉर 16 मार्क्स। इन्हीं फोर चैप्टर्स को हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। इस सेशन के जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम सेम नाम से है, अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड। अगर लिंक से नहीं खुलता तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च करना अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस सेशन के नोट्स वहीं पे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। और ध्यान से सुनते जाना। जैसे कॉमर्स में मैंने आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट बताया था, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं वो सब आया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट में देखो एक्सटर्नल आ गया। यूपीआई आई सेड कि मेरे को लगता है यूपीआई आएगा, यूपीआई आ गया, ठीक है। मैस्लोस थ्योरी मैंने बोला था डायरेक्टिंग चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, आप देखो मैस्लोस थ्योरी आ गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई सेड इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 2019 के जो लॉ थे, आप देखो उस पर केस स्टडी बना दिया उन्होंने। तो जो जो मैंने बोला था उस वीडियो में इंपॉर्टेंट है वो सब आया भी। नाउ इट इज टाइम टू डू इकोनॉमिक्स। हम करेंगे सब, ठीक है। लेकिन जो जो आई एम गोइंग टू टेल यू कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना। अगर आपने पिछली बार मिस्टेक किया कॉमर्स में, आपने उतना सीरियसली नहीं लिया उन सब बातों को, नाउ इट इज टाइम टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। एंड नाउ इट इज टाइम टू कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर पे चलेंगे और इसको कोशिश करेंगे जल्दी से बट क्वालिटी के साथ खत्म करने में। सर सबसे पहली बात, डिमांड क्या होता है, डिमांड को डिफाइन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या। एग्जाम में, पास एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो पास एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ, तो एक बार कर लेते हैं। डिमांड मतलब क्या होता है, क्वांटिटी विच अ बायर वांट्स टू बाय। क्या मैंने बोला, क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। जैसे आप बुक, सपोज आप 3 बुक्स खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, 3 बुक्स यू वांट टू बाय। तो क्वांटिटी ऑफ बुक्स विच अ बायर वांट्स टू बाय या डिजायर्स टू बाय। तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है एंड बायर डिजायर कितना कर रहा है परचेज करने के लिए, इसे हम कहते हैं डिमांड, ठीक है। सर क्या डिमांड में बस ऐसे ही 3 बुक्स बोलेंगे, नहीं, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस एंड टाइम, ठीक है। जब भी हम लोग डिमांड बोलते हैं ना, तो साथ में प्राइस एंड टाइम का भी रेफरेंस देते हैं। जैसे हम लोग सिर्फ 3 बुक्स नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 3 बुक्स जिस एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, ठीक है, ड्यूरिंग मार्च 2024, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे, मतलब डिमांड में ना क्वांटिटी भी बोलते हैं, प्राइस भी बोलते हैं, टाइम भी बोलते हैं। तो आपके डेफिनेशन में 1 2 3 सब आना चाहिए। सर क्या सिर्फ डिजायर रखने से डिमांड हो जाता है, नहीं, सिर्फ डिजायर रखने से डिमांड नहीं होता। इस पे केस स्टडी बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। जहां जहां मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, देखो कॉमर्स में अगर आपने सीरियसली नहीं लिया था, अब सीरियसली ले लो। जहां जहां मैं बोल रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको इंपॉर्टेंट मानो। डिजायर केवल अकेला काम नहीं करता, ठीक है। मेरे को एरोप्लेन का डिजायर है, तो डिमांड हो गया क्या एरोप्लेन का। मेरे को एरोप्लेन का डिजायर है कि मैं काश एक एरोप्लेन होता, तो डिमांड मान लिया जाएगा क्या इसको, नहीं। डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू परचेज भी होनी चाहिए। जैसे अगर इंडिगो एयरलाइंस को डिजायर है एरोप्लेन खरीदने के, तो उनके पास तो एबिलिटी टू परचेज भी है और वो रेडी टू परचेज भी होते हैं जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो डिजायर अकेला कोई काम नहीं आता, डिजायर शुड बी बैक्ड बाय मनी पावर एंड योर रेडीनेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये होता है डिमांड का डेफिनेशन, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ डिमांड कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आप ये वाला कर लेना। चलो अभी मैं समझा देता हूं वैसे भी, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आपको वहां जाके देखना, आप यहीं से देख लो। देखो डिमांड कितने टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखो जब हम लोग एक कंज्यूमर के डिमांड के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब वन कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है, जैसे मैं 3 बुक्स खरीदना चाहता हूं, तो मेरे डिमांड को कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। आई वांट टू बाय 3 बुक्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। माई डिमांड इज ऑफ 3 बुक्स, उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। ये सब मेरा डिमांड है। बट मेरे जैसे आसनसोल में या पूरे सिटी में बहुत सारे बायर्स है जो कि बुक्स खरीदना चाहते हैं एंड ओवरऑल 3000 बुक्स की डिमांड आ रही है, तो इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम लोग सबके डिमांड को ऐड कर देते हैं, नॉट जस्ट वन कंज्यूमर बट ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा
तो ये हो गए दो। फिर आते हैं एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, ठीक है, इसको कुछ लोग एक्स एंट भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे टीचर ने तो हमको जब सिखाया था तो एंटी बोल के सिखाया था, तो अपने को तो वही बोलने की आदत है। अब देखो एक्स एंटी और एक्स पोस्ट क्या होता है। एक्स एंटी डिमांड होता है मतलब हाउ मच यू वांट टू बाय, विलिंग टू बाय, ठीक है। बहुत लोगों की शॉपिंग की आदत होती है ना, ठीक है। आप खरीदने निकले 2 जोड़ी कपड़े और खरीद कर आए 20 जोड़ी कपड़े, तो एक्चुअली में जो बाई किया ना उसे बोलते हैं पोस्ट डिमांड, एक्स पोस्ट। तो आप निकले तो थे 2 जोड़ी कपड़े खरीदने, बट आप आए 20 सेट्स खरीद कर। तो एक्स एंटी हो गया 2, दैट वाज योर विलिंगनेस। एक्स पोस्ट हो गया 20, दैट वाज योर एक्चुअल। अच्छा सर, जॉइंट डिमांड किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है, देखो जब 2 गुड्स का डिमांड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो साथ में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड बटर हो गया, कार पेट्रोल हो गया। अगर 2 गुड्स का डिमांड इसलिए हो रहा है बिकॉज वो साथ में यूज होते हैं, जॉइंटली यूज होते हैं, तो उसे जॉइंट डिमांड कहते हैं। सर डिराइव डिमांड क्या होता है? डिराइव डिमांड देखो, पहले ना आप डायरेक्ट डिमांड समझो, यहाँ पे नीचे दिया ना, आप पहले डायरेक्ट डिमांड समझो। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड होता है जैसे घर बनाना है, तो हाउस का डिमांड हम कहेंगे डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। घर बनाना है, हाउस का डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। बट घर बनाने के लिए तो हमें सीमेंट लगेगा, ठीक है। तो हमें सीमेंट लगेगा ना, तो सीमेंट का डिमांड डिराइव डिमांड है। मेरे को सीमेंट नहीं चाहिए, मेरे को घर चाहिए, बट घर ऐसे ही बन जाएगा क्या? घर का जो डिमांड होता है वो डायरेक्ट डिमांड होता है, और सीमेंट का जो डिमांड हुआ वो डिराइव डिमांड होता है, ठीक है। अच्छा सर, कॉम्पोजिट डिमांड किसको बोलते हैं? कॉम्पोजिट डिमांड होता है व्हेन अ प्रोडक्ट हैज मल्टीपल यूज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कनेक्शन लेते हैं ना घर में, वी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस पर्पस के लिए यूज आता है? लाइटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, टीवी चलाओगे तो एंटरटेनमेंट के लिए, वॉशिंग मशीन चलाओगे तो साफ सफाई के लिए, ठीक है, पेशेंट्स को शॉक देने के लिए। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बहुत काम में आता है, कुकिंग पर्पस के लिए काम में आ सकता है। सो जब कोई प्रोडक्ट इसलिए डिमांड में आ रहा है बिकॉज उसके बहुत सारे यूज है, मल्टीपल यूज है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। और कॉम्पिटिटिव डिमांड किसे कहते हैं? जैसे पेप्सी एंड कोक, जब प्रोडक्ट का डिमांड, जब 2 प्रोडक्ट कंपटीशन में होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो उनके डिमांड को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग देखते हैं सम फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये ना अफेक्टिंग होगा, सी होगा, ठीक है। अफेक्टिंग डिमांड, सम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। अफेक्टिंग का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। लेट अस फोकस एंड कुछ फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो प्राइस और डिमांड का ना इनवर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है मतलब प्राइस अगर बढ़ जाता है प्रोडक्ट का तो कंज्यूमर डिमांड कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड प्राइस अगर फॉल होता है तो कंज्यूमर रश करके खरीद लेते हैं। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन, वेरी सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स कैसे होते हैं? देखो रिलेटेड गुड्स ना 2 टाइप के होते हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया जैसे टी एंड कॉफी। अच्छा, तो सर इसमें क्या, कैसे इस पॉइंट को समझाएंगे? देखो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको एक प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में बात करना है, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस के बारे में बात करना है। यहां लिखा है ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे गुड्स का प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो आप एक चीज बताओ, अगर कॉफी का दाम आसमान छुएगा, अगर कॉफी का दाम बहुत हाई जाएगा, तो टी का डिमांड में क्या होगा? लॉजिक लगा के बोलो, छोड़ो बुक की लैंग्वेज, आप लॉजिक लगा के बोलो। अगर कॉफी महंगा होता है तो चाय का डिमांड का क्या होगा? चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। सो कॉफी की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो चाय का डिमांड भी ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोग कहते हैं जो गुड्स साथ में यूज होते हैं, जॉइंट डिमांड जिनका होता है, ठीक है। सो जैसे जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ओके। तो अगेन यहां पे आप एक का डिमांड का बात करेंगे एंड दूसरे के प्राइस का बात करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर
इन दोनों में से एक महंगा हो जाता है, लेट्स से बटर महंगा हो जाता है, ठीक है, तो अब बटर तो ब्रेड में लगा के खाने वाली चीज है, ठीक है, सो इफ बटर्स प्राइस गोज अप, तो आप देखोगे कि लोग बटर कम खरीदेंगे क्योंकि महंगा हो गया, अफोर्डेबल का अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो फिर ब्रेड खरीद के क्या, सूखा ब्रेड थोड़ी ना कोई खाएगा, तो ब्रेड का भी डिमांड घट जाता है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक का अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो दूसरे का डिमांड नीचे जा रहा है, तो उल्टा चल रहा है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बताओ। देखो आगे है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो यहाँ पे ना कंज्यूमर के हिसाब से सोचना है, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से सोचना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना 3 टाइप के गुड्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की, जो जो मैं वर्डिंग बोलते जा रहा हूँ ना, आप कॉपी में थोड़ा लिखते चलना, ठीक है। नॉर्मल गुड्स की, सर नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? नॉर्मल गुड्स उसे कहते हैं जो कि इंफीरियर नहीं है मतलब समझ में नहीं आया, देखो इंफीरियर गुड्स भी कुछ होता है, इंफीरियर गुड्स भी कुछ होता है, अच्छा इंफीरियर गुड्स मतलब पुअर क्वालिटी, ठीक है, इंफीरियर गुड्स पुअर क्वालिटी गुड्स को कहते हैं। अच्छा इंफीरियर गुड्स मतलब एकदम खराब क्वालिटी वाले गुड्स, जो लोग इसलिए खरीदते हैं बिकॉज दे आर पुअर पीपल, ठीक है, गरीब है बोलकर मजबूरी में खरीद रहे हैं, उसे कहते हैं पुअर क्वालिटी गुड्स, ठीक है। अच्छा सर नॉर्मल गुड्स क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स वो हो गया जो कि इंफीरियर नहीं है, नॉट इंफीरियर, ठीक है, नॉट इंफीरियर। एनी गुड्स जो हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं, कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, कुछ भी अगर आप ठीक ठाक क्वालिटी का खरीद रहे हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड भी नहीं, एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड का खरीद रहे हो, उसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं। हाँ अगर आप बहुत खराब क्वालिटी का खरीद रहे हैं, मजबूरी में खरीद रहे हो, तो उसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है। और सर एक और कुछ था ना, हाँ एक और था इनएक्सपेंसिव गुड्स, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, बट नेसेसरी गुड्स, ठीक है, इनएक्सपेंसिव गुड्स बट ये सब नेसेसरी है। सर इसका एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हर घर में काम आता है, ठीक है, नमक तो सब घर में लगता है, लेकिन इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है। अब सर बताओ कि इसका रिलेशन कैसा है डिमांड के साथ? देखो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारा इनकम, एक काम करते हैं ना, ऊपर बना लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में देखो आई होप कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा लिख रहे होगे, मेरे को बोलता हुआ देख के आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है, या किसी भी टीचर को बोलता हुआ देख के आपको फायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी लिखना चाहिए। देखो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारा इनकम बढ़ता है ना, तो हम लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। पुअर क्वालिटी गुड्स में अगर हमारा इनकम बढ़ता है ना, तो थोड़ी ना फिर पुअर क्वालिटी का गुड्स खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे पुअर क्वालिटी, अब तो इनकम बढ़ गया ना। अच्छा इनएक्सपेंसिव गुड्स में अगर हमारा इनकम बढ़ता है ना, तो इसमें नो चेंज आता है, क्योंकि नमक तो अमीर भी खाएगा गरीब भी खाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितना है, ठीक है, स्वाद अनुसार तो सभी खाते हैं, तो ये बात है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने अपने ऐप के कोर्स के बारे में बात किया था, ठीक है, इस पार्ट से ना आपके बुक में अगर आप डिटेल में जाओगे तो ग्राफ भी है और एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, जैसे मैंने तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, ये तो रिवीजन है, तो मैंने आपको क्विक, देखो मेरा पर्पस रिवीजन से है कि आपको क्विकली पूरा सिलेबस करा दिया जाए, ठीक है, और आप इतना भी कर लोगे ना तो सेक्शन बी और सेक्शन सी तो आप 3 मार लोगे उसमें। कॉमर्स का आप देख सकते हो, ठीक है, कॉमर्स में जितना मैंने कराया था रिवीजन में, सेक्शन बी सेक्शन सी के लिए काफी था, यहाँ पे भी सेक्शन बी सेक्शन सी के लिए काफी रहेगा, बट अगर आपको थोड़ा और अच्छा करना है तो ये पार्ट ना आपको मेरे एक बार ऐप कोर्स से ये वाला पॉइंट को देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने ग्राफ भी कराया है, प्लस आपके बुक में ना थोड़ा सा उल्टा बात लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस बात लिखा हुआ है, तो उसमें डिटेल में जाने में टाइम लगता है, ठीक है, उसको यहाँ नहीं कवर कर सकते, बहुत डिटेल में करना पड़ता है उसको, तो वो वहां पे कवर्ड है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज हु वांट दोज हु कैन, आपको जरूर वो करना चाहिए, आपको आई कैन गिव यू गारंटी, अगर आपने सिर्फ उतना कर लिया आपको 90 डेफिनेटली आएगा, यू हैव टाइम इन हैंड, ठीक है, आपको डेफिनेटली 90 आ जाएगा, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। डिमांड जो है ना साइज ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, वेरी सिंपल पॉइंट, अगर पॉपुलेशन लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन, तो डिमांड कैसा रहेगा? हाई रहेगा, वेरी सिंपल पॉइंट। इंडिया में विदेशी कंपनीज क्यों आके बिजनेस करनी चाहती है?
चाइना में विदेशी कंपनी क्यों आके बिजनेस करना चाहती है, क्यों पूरे दुनिया वालों को इंडिया और चाइना में आके बिजनेस करना है? पॉपुलेशन इज द फैक्टर। यहाँ पे लोग इतने हैं ना कि आप बहुत बेच सकते हो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो डायरेक्ट रिलेशन है। सर कॉम्पोजिशन मतलब देखो, कॉम्पोजिशन मतलब टाइप ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है टाइप ऑफ पॉपुलेशन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है? एक सेकेंड। जैसे कि आप देख लो, जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के बाहर आपको किस टाइप के बिजनेस दिखते हैं? आपको फास्ट फूड वाले दिखेंगे जो ठेले में बेचते हैं ना, मोमोज बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, वैसे वाले टाइप के लोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बच्चे लोग यही सब खाते हैं, ठीक है? स्कूल में कौन जाता है? बच्चे लोग जाते हैं, ठीक है? तो उन्हें पता है कि ऐसे टाइप के लोग आएंगे, तो इसीलिए उन्हें पता है कि ऐसे गुड्स की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो डिमांड इस पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉपुलेशन है। आप चले जाओ हॉस्पिटल्स के पास, आपको नहीं मिलेंगे मोमो वाले वहां पे, आपको मिलेंगे दवाई दुकान मिलेगा, ठीक है? क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे सब पेशेंट्स लोग आते हैं, पेशेंट्स के परिवार वाले आते हैं, तो दवाई खरीदने के लिए इमरजेंसी में जल्दी जल्दी आएंगे, तो वहां पे अलग टाइप का गुड्स बिकेगा। बात समझ में आई? अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी। मतलब बचपन में आप लोग करते थे ना, वैसे दोस्त के पास बैटरी वाली कार आ गई, आप भी अपने पापा से जिद करते थे मुझे भी बैटरी वाली कार चाहिए। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से ना डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि एक जन ने कुछ खरीद लिया ना तो उसको देख देख कर सब खरीदेंगे फिर, ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गवर्नमेंट दो टाइप की पॉलिसी लाता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है किसी भी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। टैक्स लगाने से प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो फिर डिमांड घट जाएगा। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी नहीं, सब्सिडी, ठीक है? गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो फिर गुड्स चीप हो जाएगा। चीप बोलना ठीक रहेगा क्या? लोअर प्राइस का हो जाएगा। चीप ना अच्छा वर्ड नहीं, लोअर प्राइस का हो जाएगा, ठीक है? लोअर प्राइस का हो जाएगा, और उसके बाद फिर डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया फैक्टर्स। अच्छा, डिमांड फंक्शन देखो, डिमांड जो होता है ना, डिमांड जो होता है वो फंक्शन है अपने फैक्टर्स का। फैक्टर जैसे कि मान लो प्राइस, एक ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्राइस, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हमने देखे, ये 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखा, फिर 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखा, बुक में 2-4 और है, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट वाले हमने देख लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है, किन पर? इन पर। डिमांड जो है इन पर डिपेंडेंट है, अपने फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। और ये एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है? एफ का मतलब होता है फंक्शन, मतलब मैथमेटिकल टूल है ये, ठीक है? देखो, डिमांड जो है वो डिपेंड करता है अपने फैक्टर्स पर। तो जब कोई चीज किसी चीज पर डिपेंड करता है ना, तो इन दोनों के जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है? तो डिमांड फंक्शन मतलब डिमांड का रिलेशन विथ इट्स फैक्टर। सप्लाई फंक्शन मतलब सप्लाई का रिलेशन विथ इट्स फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब प्रोडक्शन का रिलेशन विथ इट्स फंक्शन। एनीथिंग का फंक्शन, एनीथिंग का रिलेशन विथ इट्स फैक्टर इज दैट, उसे हम सबको फैक्टर्स कहते हैं, सॉरी फंक्शंस कहते हैं। चलिए लॉ ऑफ डिमांड पे आ जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सी बात बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस एंड डिमांड ये दोनों उल्टा उल्टा चलते हैं, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इनवर्स चलेंगे। इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, हमने देखा ना बहुत सारे फैक्टर्स है, तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमांड बस इतना बोलता है कि प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशन इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। सर इसके कुछ अजम्पशंस आ सकते हैं क्या? अजम्पशंस मेरे हिसाब से 2 आपको कर लेना चाहिए। देखो, जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े ना, जितने भी फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और भी फैक्टर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी हमने किया ना, सब फैक्टर्स का नाम लिख देना है और आपको बोलना है इट विल नॉट चेंज। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो बस वही अजम्पशन में बता देना है,
सारे फैक्टर्स का नाम लिख दो और बोलो कि इट विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा सर, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं क्या? एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस यानी कि प्राइस एंड डिमांड उल्टा ना जाए। जनरली तो उल्टा जाना चाहिए, जनरली तो इनवर्स जाना चाहिए, बट उल्टा ना जाए, इसके इसके भी कोई चांसेस होते हैं क्या? देखो एक दो मैं समझा देता हूँ आपको। देख, जैसे कि आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। सर ये क्या होता है आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील? मतलब जो दिखावे के लिए खरीदा जाता है ना गुड्स, महंगा कोई भी चीज, मतलब नीड नहीं है बट जानबूझ के महंगा खरीद रहे ताकि सोसाइटी में अपना स्टेटस बना रहे। तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस तो हाई है और डिमांड भी हाई है, क्योंकि दिखावे के लिए खरीद रहे हैं, तो लॉ यहाँ पे काम नहीं किया। अच्छा मैं आपको कुछ और पॉइंट करा देता हूँ, जैसे कि चेंज इन फैशन, देख लो इजी सा पॉइंट है। एक ना गिफ्ट एंड गुड्स भी करा दूंगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेंज इन फैशन की एक बार बात कर लेते हैं। देखो अगर कोई चीज फैशन से चला गया है, ट्रेंड से चला गया है, तो फिर कितना भी दाम घट जाए, दाम घटने से तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन अगर कोई चीज ट्रेंड से बाहर चला गया ना, तो उसके दाम घटने से कोई डिमांड नहीं बढ़ेगा। एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें करा देता हूं, बाकी आप पढ़ लेना। गिवन गुड्स, अब आपके बुक में क्या लिखा है मैं आपके बुक के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो रॉबर्ट गिफन ने इसको आइडेंटिफाई किया, एंड रॉबर्ट गिफन ने ये आइडेंटिफाई किया कि पहली बात तो ये इंफीरियर गुड्स है जिनकी क्वालिटी खराब होती है। ठीक है, कंज्यूमर इसे लेस खरीदेगा अगर प्राइस फॉल होता है। प्राइस फॉल होने से तो डिमांड बढ़ना चाहिए, बट कंज्यूमर डिमांड नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस फॉल होगा तो कंज्यूमर की इनकम बचेगी, और उस बचे हुए इनकम से वो कुछ अच्छा खरीद लेगा, फिर ये लोअर क्वालिटी वाला क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो यहां पे भी लॉ नहीं काम किया। देखो आपको ना यहां पे 10 मिनट्स लगाना चाहिए, यूज 10 मिनट्स, एंड अब तक हमने जितना भी किया है ना उसको कर लो एक बार। ठीक है, अगर आप ये किए बिना आगे जाते हैं तो आप सफर करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर एंजॉय करते रहना है तो आप इतना पार्ट्स एक बार रिवाइज कर लो। फिर हम लोग कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केड्यूल्स देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी स्केड्यूल्स। तो अब देखो ये यही सब पार्ट ना, ऐसा ही पार्ट फिर सप्लाई में भी आएगा। मैं अभी थोड़ा स्लो जा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। यही सब पार्ट फिर सप्लाई में आएगा, तब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो अभी आई एम गोइंग स्लो, आई एम इन्वेस्टिंग टाइम। आप भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बट जब सप्लाई वाला पार्ट आएगा ना तो वहां पे मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना। देखो प्राइस और कंज्यूमर ए का डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए। ठीक है, यहां पे भी प्राइस और डिमांड हम लोग लेंगे ए का, बी का, मान लेते हैं दो कंज्यूमर्स है। ठीक है, और पूरा मार्केट, पूरा मार्केट में अगर दो कंज्यूमर है तो हमें दोनों का डिमांड मिला के लेना है। लेट्स से प्राइस वाज 10 एंड प्राइस वाज 20। ठीक है, जब 10 था ना तो ए 50 यूनिट्स खरीदता था, बट जब दाम बढ़ गया तो एक कम खरीदने लगा। तो अगर मैं आपको टेबल बना के, ये टेबल ही तो है, मैं अगर टेबल बना के आपको ये डिटेल देता हूं तो उसे कहते हैं डिमांड स्केड्यूल या शेड्यूल। अगर मैं आपको टेबल बना के वही डिटेल 10 रुपीज 20 रुपीज, ए कितना खरीद रहा था 50 30, अब यहां पे एक और कंज्यूमर है जो कि 40 यूनिट्स खरीद रहा था, और अब उसने भी अपना कम कर लिया है यूनिट्स। तो पूरा मार्केट के हिसाब से देखा जाएगा तो पूरा मार्केट में ए और बी थे, तो 10 रुपीज पे कितना खरीद रहा था पूरा मार्केट 90 यूनिट्स, और 20 रुपीज पे कितना खरीद रहा था पूरा मार्केट 45 यूनिट्स। ठीक है, तो प्राइस एंड मार्केट का डिटेल अगर टैब्यूलर फॉर्म में है, मतलब टेबल फॉर्म में है, तो उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। ठीक है, प्राइस और डिमांड का डिटेल इंडिविजुअल डिमांड का अगर टैबुलर फॉर्म में है तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। ऊपर में सिर्फ एक ही डिमांड करने वाला था, नीचे में और भी डिमांड करने वाले लोग थे, हमने सबका क्लब करके मार्केट डिमांड निकाल लिया। ठीक है, तो इफ वी आर गिविंग डिटेल्स इन टेबल फॉर्म इट इज कॉल्ड शेड्यूल। अगर इसी को थोड़ा मिटा देते हैं, हाँ, अगर इसी को मैं ग्राफ बना के दिखाता, वही ऊपर वाला ही डिटेल। ठीक है, 10 रुपीज पे 50 यूनिट्स है ना, तो 10 रुपीज पे 50 यूनिट्स, 20 पे 30 यूनिट्स है ना, तो
₹20 पे 30 यूनिट्स। तो उसी चीज को मैंने दिखाया, जो टेबल में लिखा है उसी चीज को ग्राफ बना के दिखाया। तो ग्राफ बनाने के टाइम ना इसको कर्व बोलते हैं, फिर शेड्यूल नहीं बोलेंगे, कर्व बोलेंगे, ठीक है। एंड सेम ओवर हियर, मार्केट का जब आप डिमांड कर्व बनाओगे ना, तो उसे सेम डिटेल जो टेबल में है उसी को ग्राफ बना के दिखा दो, तो हम लोग कर्व बोलना स्टार्ट कर देंगे उसे, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब आप लोग एक चीज देखिए, जो डिमांड का कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, तो डिमांड का कर्व आप देखोगे नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो एग्जाम में आपसे इसका रीजन पूछ सकता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ठीक है। इसमें से ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है ना 2 और 3, इन दोनों को तो सेपरेटली भी पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है, अलग अलग फॉर्म में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्म में पूछा हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट जो है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप चैप्टर नंबर 3 कर लोगे अपनी बुक का, तब आपको समझ में आएगा, तो उसको आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनका अच्छे से हुआ है वो पढ़ के समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर 2 और 3 ओवर हियर, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इजी है, आप पढ़ के समझ सकते हो। इस पार्ट को मैंने अपने ऐप कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी उसमें है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां पे मैंने सारे पॉइंट्स को समझाया है, 1 to 5 पूरा समझाया है, ठीक है, और बहुत टाइम लगा के समझाया आपको एकदम डायग्राम के साथ। अभी आई एम गोइंग टू क्विकली एक्सप्लेन 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2 और 3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप एक काम करो, पहले तो आप टी एंड कॉफी की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मान लेते हैं टी की प्राइस एंड टी का डिमांड गिवन है, ठीक है, टी का प्राइस एंड टी का डिमांड गिवन है, कॉफी की प्राइस एंड कॉफी का भी डिमांड गिवन है, ठीक है। अच्छा सर, चाय कितनी की मिल रही है? चाय मिल रही है 10 रुपए की, और कितने लोग पीते हैं सर चाय? 50 कप चाय बिकता है रोज शाम को। कॉफी कितने की मिल रही है? कॉफी भी 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है, और कितने लोग पी रहे हैं? इसको भी 50 लोग पी रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल हो जाता है, मतलब चाय का जो दाम है वो घट जाता है। तो चाय का दाम चलो कितना घटा हुआ है, मान लो 7 रुपीज कर देते हैं, सपोज चाय का दाम घट गया, ठीक है, तो चाय का दाम 10 रुपए से 7 रुपए पे आ गया। जैसे ही ये होता है ना, तो कॉफी की कुछ भीड़ सस्ता देखकर यहां चली आएगी, और आप देखोगे कि डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड हो जाएगा 65 यूनिट्स, वहां से कुछ लोग इधर चले आएंगे जो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। सो लेसर द प्राइस, प्राइस क्या करता है ना, प्राइस ग्राफ को नीचे की तरफ लेके जाता है, प्राइस पुल्स द ग्राफ डाउनवर्ड्स, और डिमांड बढ़ गया तो डिमांड के चलते ग्राफ राइटवर्ड भी जाता है। अच्छा, तो ये बात है, हाँ ये बात है। अभी देखो मैं आपको इनकम इनकम वाला भी समझा देता हूँ, ठीक है, इनकम वाला भी समझा देता हूँ। सेम एग्जांपल जो मैंने ऐप में दिया था, वही सेम एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू ओवर हियर, ठीक है। देखो मान लेते हैं चॉकलेट है, ठीक है, सपोज कैडबरी है, ठीक है, ये चॉकलेट है, थोड़ा नया डिजाइन है, ठीक है। अब ये चॉकलेट आपके पास, देखो आपके पास इनकम है, इनकम यानी कि आपके पास पैसे हैं 400 रुपीज, यू हैव 400 रुपीज, और इस चॉकलेट की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। तो आप बताओ, अगर आपके पास 400 रुपए है और आपने 100 रुपए के चॉकलेट खरीदे, तो आपको क्वांटिटी कितनी मिलेगी, क्वांटिटी कितना डिमांड कर पाओगे? आप डिमांड कर पाओगे 4 यूनिट्स, ठीक है। बट अगर प्राइस कम हो जाता है, प्राइस अगर कम हो जाता है, देखो प्राइस फॉल्स लिखा ना, प्राइस अगर कम हो जाता है, कम हो गया, कितना हो गया सर? 80 रुपीज हो गया। तो 80 रुपीज में आप क्या कर पाएंगे, आप क्वांटिटी 5 डिमांड कर पाएंगे, जो कि पहले से ज्यादा है। तो अगर प्राइस फॉल होता है तो आप ज्यादा डिमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जब 80 रुपीज प्राइस हो गया ना, तो आपकी कुछ इनकम सेव हो जाती है, यू हैव मोर इनकम लेफ्ट इन हैंड, एंड दिस डज व्हाट, दिस इंक्रीजेस योर परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग की पावर बढ़ जाती है यहाँ पे, एंड देयरफॉर यू कैन बाई मोर। तो प्राइस गिरा, प्राइस जो गिरा वो ग्राफ को नीचे लेकर के आएगा, और डिमांड जो बढ़ा वो ग्राफ को राइटवर्ड्स लेके जाएगा, इसीलिए डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट जाता है, ठीक है। बाकी इस पार्ट को मैंने बहुत टाइम लेके वहां ऐप में समझाया है, आप अगर वो कोर्स कर लेते हैं, आई कैन गारंटी यू
कि उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, मैंने 25 साल का सारा कुछ वहां कवर कर रखा है, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, बट दैट विल बूस्ट यू अप. ठीक है, Now we are coming to the last part of this chapter. अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये चैप्टर से आपको मोर और लेस सब करवा दिया गया है. बाकी आपकी मर्जी, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं. कॉन्सेप्ट्स में सारा रिवाइज करवा दिया. ठीक है, अब हम लोग मूवमेंट और शिफ्टिंग की बात करेंगे. पहली बात करेंगे मूवमेंट की. तो मूवमेंट देखो दो टाइप का होता है. एक को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट और एक को हम लोग कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड दो तरीके का यहाँ पे मूवमेंट आता है. ठीक है, मैं आपको कोई एक समझा दूंगा, मैं आपको डाउनवर्ड मूवमेंट समझा दूंगा और सेम लॉजिक लगा के आप अपवर्ड भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर आएंगे उस पे शिफ्टिंग पे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लो. ठीक है सर, कर्व बनाए या स्ट्रेट लाइन कुछ भी चलेगा. ठीक है, इसको डी डी बोल दो, मतलब डिमांड कर रहे हैं. आप कहीं पे भी एक प्राइस ले लीजिए और इसको ज्वाइन करा लो. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए एंड इसे क्वांटिटी कह देते हैं. ठीक है, अच्छा सर इसमें क्या होता है, इसमें ना प्राइस चेंज होगा. मूवमेंट जब आता है ना, मूवमेंट आप देखो यहाँ रीजन लिखा है. ठीक है, डिफरेंसेस पूछता है, इस पार्ट से ना डिफरेंसेस ही पूछता है. या तो आपको डायग्राम बनाने देगा या तो डिफरेंसेस पूछेगा. ठीक है, पास्ट एग्जाम में इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं है. तो अभी देखो प्राइस के वजह से ये चेंज आता है. मूवमेंट जो है, मूवमेंट कम्स ड्यू टू प्राइस चेंज. तो प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे. मैं कोई एक बना के दिखाऊंगा आपको. ठीक है, दूसरा वाला आप खुद कर सकते हैं, लॉजिक फॉलो करो तो दूसरा आपसे भी हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखो, प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं. कौन सा वाला करना है, चलो बढ़ा के करते हैं. ठीक है, प्राइस बढ़ा देते हैं. तो लेट्स से आई इंक्रीज द प्राइस. तो प्राइस का बढ़ना तो नेगेटिव बात है ना, P1 बोल देते हैं इसको. प्राइस 1, पहला वाला क्या था P0. तो अभी प्राइस बढ़ गया. ठीक है, प्राइस हैज गॉन अप. इसको एरो से दिखा देंगे ताकि हमारा एग्जामिनर समझ जाए. ठीक है, अच्छा अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप खुद ही बताइए, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो बायर क्या करेगा, और खरीदेगा क्या? बायर नहीं खरीदेगा, फिर प्राइस बढ़ गया ना. सो बायर्स वोंट बाय, बायर्स अपना डिमांड कम कर लेंगे. तो जब आप इस प्राइस को डिमांड कर्व से मैच कराओगे ना, तो यू विल गेट अ पॉइंट ओवर हियर दैट्स कॉल्ड बी. और आपका जो क्वांटिटी आएगा वो थोड़ा नीचे में Q1, पहले वाले को Q0 बोल देते हैं. ठीक है, तो अभी देखो क्वांटिटी घट गया, ये आप एरो से शो कर दोगे अपने एग्जामिनर को. एंड अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, ए से बी जो जा रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं. अपवर्ड मूवमेंट हुआ है. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट को सर और क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ये देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग. कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो गया. ठीक है, तो इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट. अच्छा, डाउनवर्ड मूवमेंट आप दिखा देना उल्टा करके. प्राइस को पहले घटा दो, जैसे मैंने यहां पे किया, जस्ट आपको उल्टा करना है. ठीक है, ओके. बाकी आप डिफरेंसेस एक बार पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे आपको बना दिया, दो डिफरेंसेस करने की जरूरत है और डायग्राम एंड दो डिफरेंसेस. बस जितना मैं बोल रहा हूँ आप बस उतना कर लो, आपका काम हो जाएगा. डायग्राम प्लस 2 डिफरेंसेस, इसके बाहर का कुछ नहीं करना है. बुक में आई नो 4-5 पेजेस का लेक्चर दिया हुआ है बुक में. ठीक है, उतना नहीं करना है आपको, बस इतना करना है. जितना मैं यहाँ करा रहा हूँ बस इतना करना. ठीक है, अच्छा चलिए उस पर आते हैं, शिफ्टिंग पे. ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं. लेट्स कम टू शिफ्टिंग. अच्छा, शिफ्टिंग कब होता है सर? शिफ्टिंग तब होता है जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं. देखो वहां पे प्राइस चेंज हो रहा था, मूवमेंट में प्राइस चेंज हो रहा था, यहाँ पे प्राइस नहीं, अदर कोई फैक्टर चेंज होंगे. सर बना के दिखाओ ना डायग्राम. देखो सबसे पहले आप एक डिमांड कर्व बना लो. ठीक है, इसको आप डी डी बोल दो. सर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या कर्व लाइन बनाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड में कुछ भी बना सकते हो. ठीक है, प्राइस ले लो और यहाँ पे क्वांटिटी ले लो, इसको ए बोल देते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइस चेंज नहीं होगा. तो प्राइस जो है ना वो यहीं पे रहेगा. क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगा या घटेगा ड्यू टू एनी अदर रीजंस. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसी कुड बी द रीजन, हो सकता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी अ रीजन. ठीक है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कैन बी अ रीजन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैन बी अ रीजन. कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके चलते डिमांड या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा. आप बताओ मैं कौन सा करूं? सर आप ना पिछली बार तो घटाने वाला किया था, इस बार बढ़ाने वाला कर दो. चलो इस बार बढ़ा देते हैं. तो डिमांड को ना बढ़ा देते हैं. बढ़ता कैसे है, डिमांड इधर जाएगा ना तो बढ़ेगा. ठीक है, अगर ये 100 यूनिट्स है तो आप 150 यूनिट्स कर लो. नंबर्स लिखना मत एग्जाम में. ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. तो क्वांटिटी आप इधर कर लो. सर प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आएगा. आपको प्राइस नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ डिमांड चेंज करना है. ठीक है,
अच्छा, तो सर प्राइस वही रहेगा, प्राइस वही रहेगा। तो अगर आप इसी प्राइस से इस न्यू डिमांड को ज्वाइन करवाओगे, न्यू क्वांटिटी को ज्वाइन करवाओगे, तो आप देखो पॉइंट बी आ गया पिछले वाले ग्राफ से बाहर। ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी एक न्यू डिमांड कर्व हमें मिलेगा, एक न्यू डिमांड कर्व हमें मिलेगा पॉइंट बी को क्रॉस करता हुआ। इसे हम कहेंगे D1, पिछले वाले को जीरो बोल देंगे, इसे हम कहेंगे D1, पिछले वाले को जीरो बोल देंगे। अच्छा, तो सर ए और बी में कैसा चेंज आया? ए और बी में राइटवर्ड शिफ्ट आया, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और सर ये कैसा टाइप का शिफ्ट, इसका नाम क्या प्रॉपर देंगे? ये तो डायरेक्शन हो गया ना, राइट तो डायरेक्शन हो गया, नाम क्या है? नाम है इंक्रीज इन डिमांड, नाम है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, एरो से दिखाओगे, ठीक है, यहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़ने से एरो दिखाओगे, ऊपर में भी राइट शिफ्ट का एरो दिखाओगे, प्राइस को चेंज नहीं करना है, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, बाकी सब हो गया है इस चैप्टर से। अब अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है, सारे ग्राफ्स अगर इस चैप्टर के करने हैं, और ग्राफ पे कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू कैसा आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसा आ सकता है, ओवरऑल अगर अब आपको नॉलेज मैंने दे दिया है, अभी इस नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम रेडी अगर आपको होना है, तो आप मेरे कोर्स पे आ सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिनको ये नोट्स चाहिए, स्लाइड्स चाहिए, यही वाला स्लाइड जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये स्लाइड चाहिए आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग जल्दी मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट चैप्टर जो कि इलास्टिसिटी का रहेगा।